एपिसोड की शुरुआत में हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो बाइडन को देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था, अच्छा तो ये कौन सा मेहमान मेरे घर तक आ गया है। नहीं, ये तो कोई मेहमान नहीं, ये तो वो ऑर्क बास्टर्ड जो फिर से वापस आ गया है। उस ओल्ड मैन की इस बात से बाइडन चिढ़ जाता है, पर इजाबेला कंफ्यूज्ड होते हुए कहती है, क्या एक ऑर्क बास्टर्ड। इजाबेला के मुंह से ये बात सुनकर बाइडन उसके कानों को बंद कर लेता है और फिर उससे कहता है, प्रिंसेस इस ओल्ड मैन की बातों पर ध्यान मत दो। बाइडन इसके बाद उस ओल्ड मैन से गुस्से में कहता है, सुनो ओल्ड मैन, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम हमारी प्रिंसेस के सामने अपनी जबान संभाल कर बात करो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन गुस्से में कहता है, वो तुम्हारी प्रिंसेस है, मेरी नहीं। और वैसे भी मैं किसी ऐसे इंसान की बात क्यों सुनूं जो इम्पीरियल सिटीजन भी नहीं है। ये सुनकर बाइडन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के सामने इस तरीके से बात करने की। बाइडन के इतना कहते ही इजाबेल उस ओल्ड मैन की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, लॉर्ड टेस्लन, आप एक बहुत ही घटिया और नीचे सोच वाले इंसान हो। इजाबेला की ये बात सुनकर बाइडन और टेस्लन दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर इतनी छोटी सी बच्ची ऐसा बोल कैसे सकती है। कि तभी इजाबेला टेस्लन को डांटते हुए कहती है, मिस्टर टेस्लन, शायद आपको इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो बड़े लोग बच्चों के सामने गाली देते हैं वो बहुत ही घटिया होते हैं। इजाबेला की ये बात सुनकर बाइडन इतना शॉक्ड होता है कि वो उससे चिल्लाते हुए कहता है, प्रिंसेस आपने ऐसे बदतमीजी भरे शब्द कहाँ से सीखे। इसके जवाब में इजाबेला बाइडन से कहती है, आपको इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है टीचर। इसके बाद इजाबेला लॉर्ड टेल्सन के बारे में कहती है, और वैसे भी टीचर मुझे नहीं लगता कि ये एक बुरे इंसान होंगे। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन उससे पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। इसके जवाब में इजाबेला कहती है, क्योंकि यहाँ तक आते हुए मुझे काफी कंफर्टेबल फील हुआ। इजाबेला टेस्लन से इतना कहते ही हमें बताती है कि टेस्लन को घुसपैठिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जैसे बाइडन हर तरह से मैजिक ट्रैप्स में फंस गया था, बिल्कुल वैसे ही मेन लीड आरुन भी टेस्लन को ढूंढने के चक्कर में जख्मी हो गया था। और तो और उसे ढूंढते वक्त आरुन को चोट लग गई थी। लेकिन अगर टेस्लन वाकई में विजिटर्स और मेहमानों से नफरत करता होता तो वो जाल को और भी मजबूत बना देता, या फिर कब का इस जगह को छोड़कर चला गया होता। इजाबेला टेस्लन के बारे में हमें इतना बताती ही है कि तभी टेस्लन इजाबेला को अपने घर के अंदर ले जाते हुए उससे कहता है, मैजिक बैरियर्स तो टूट ही चुके हैं, इसीलिए अभी के लिए तुम लोग अंदर आ जाओ, देखते हैं तुम लोग क्या कहना चाहते हो। टेस्लन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टेस्लन इजाबेला से गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उनसे नफरत करता हूँ। टेस्लन की ये बात सुनकर इजाबेला मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए चाय बनाई जबकि आप हमसे नफरत करते हो। ये सुनकर टेस्लन गुस्से में कहता है, किसी भी इंसान के अंदर इतनी तमीज तो होती है कि वो सामने वाले को चाय के लिए पूछे। टेस्लन को गुस्से में देखकर इजाबेला बात को बदलते हुए उससे पूछती है, अगर आप हम लोगों से नफरत करते हैं तो फिर आपने मैजिक एक्सचेंज रिसर्च पर इतनी मेहनत क्यों की। इजाबेला का ये सवाल सुनकर टेस्लन गुस्से में कहता है, अगर एक जादूगर जादू पर रिसर्च करे तो इसमें गलत क्या है। ये सुनकर इजाबेला कहती है, ये सब आपके बहाने हैं, असल में आप लोगों की मदद करना चाहते थे, है ना। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन उससे कहता है, तुम क्या ये बकवास बातें कर रही हो। टेस्लन इजाबेला से इतना कहते ही बाइडन से पूछता है, ऑर्क बास्टर्ड, क्या ये बच्ची एटीट्यूड सिकनेस से सफर कर रही है। टेस्लन की ये बात सुनकर बाइडन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन इजाबेला की वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहता है, ये कितना बकवास इंसान है और इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से इस तरह से बात करने की। बाइडन को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर इजाबेला उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर मन में सोचती है, लगता है बाइडन का पेशेंस अपनी हद तक पहुंच रहा है, इसीलिए उसकी मुसीबत खड़ी करने से पहले ही मुझे बीच में बोलना ही पड़ेगा। इजाबेला मन में इतना सोचते ही टेल्सन से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे सच में ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि लॉर्ड टेल्सन जैसे स्मार्ट जादूगर को क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि आपकी ये रिसर्च बहुत ही लोगों की मदद कर सकती थी। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर उससे पूछता है, तुम मेरे बारे में आखिर जानती ही क्या हो जो तुम इतना बोल रही हो। इसके जवाब में इजाबेला कहती है, ऐसा लाजमी है लॉर्ड टेल्सन की इस दुनिया में बहुत सारे बुरे बड़े लोग हैं और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जो भी होता है वो उसे बांटते नहीं है, और मुझे लगता है कि यही एक वजह है जिसके कारण उन्हें आपकी रिसर्च पसंद नहीं आई होगी। इजाबेला लॉर्ड टेल्सन से इतना कहते ही हमें एक बार फिर से टेल्सन के बारे में बताते हुए कहती है, असल में टेल्सन को लोग बहुत ही पसंद थे और जब वो यंग था तो उसका सपना था कि वो सबकी मदद कर सके और सबको खुश रख सके, इसीलिए वो मैजिक जो कि अमीर और खास लोगों के लिए था उसे वो सब लोगों में बांटना चाहता था।
लेकिन मैजिक टावर को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने टेल्सन को बाहर निकाल दिया। लेकिन वो फिर भी लोगों के लिए एक मैजिशियन बनकर रहना चाहता था। और जब उसे मैजिक टावर से निकाल दिया गया तो बाद में उसे सताने और परेशान करने वाले आम लोग ही थे। लोगों ने टेल्सन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया क्योंकि उसे मैजिक टावर से निकाल दिया गया था और किसी ने भी उसकी ईमानदारी और सच्चाई को नहीं समझा और उसे हर रोज परेशान किया गया। इसी तरह टेल्सन के जवानी के सपने धीरे धीरे टूटकर बिखर गए। इजाबेला हमें टेल्सन के बारे में इतना बताते ही लॉर्ड टेल्सन से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं लॉर्ड टेल्सन। ये सुनकर टेल्सन इजाबेला से कहता है, ये सब अब बेकार की बातें हैं और किड, लोगों को अच्छे लोग नहीं बल्कि अमीर और पावरफुल लोग पसंद आते हैं। टेल्सन की ये बात सुनकर इजाबेला उससे कहती है, पर मुझे तो अच्छे लोग ही पसंद है। इजाबेला टेल्सन से इतना कहते ही बाइटन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, और इसी वजह से मुझे लॉर्ड बाइटन भी बहुत पसंद है और वैसे लॉर्ड टेल्सन मैं आपको भी बहुत पसंद करती हूँ। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन धीमी आवाज में कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? टेल्सन खुद से इतना कहता ही है कि तभी इजाबेला उससे कहती है, और वैसे भी लॉर्ड टेल्सन मैं ब्रिटेन देश की प्रिंसेस हूँ, इसीलिए शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इजाबेला टेल्सन से इतना कहते ही अपने हाथ को आगे करती है और फिर अपने हाथ पर बने निशान को टेल्सन को दिखाती है, जिसे देखकर टेल्सन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये तो नरविडल का निशान है। टेल्सन के इतना कहते ही इजाबेला उन्हें बताती है, लॉर्ड टेल्सन मैं कोई आम प्रिंसेस नहीं हूँ बल्कि एक ऐसी प्रिंसेस हूँ जो बहुत ही जल्दी में है, क्योंकि मेरे लिए हर दिन बहुत कीमती है, क्योंकि मेरे पास दूसरों से कम वक्त है। इसीलिए मुझे अपनी जिंदगी में सच में एक अच्छे और मैच्योर इंसान की जरूरत है ताकि मैं खुद को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकूं लॉर्ड टेल्सन। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन उससे पूछता है, तुम बार बार ये क्यों कह रही हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में एक अच्छे और मैच्योर इंसान की जरूरत है? टेल्सन की ये बात सुनकर इजाबेला अपने पास्ट लाइफ को याद करते हुए मन में, क्योंकि नॉवेल में आरुण ने टेल्सन को मनाने के वक्त ये बात कही थी। इजाबेला मन में खुद से इतना कहते ही टेल्सन के सवाल के जवाब में उससे कहती है, लॉर्ड टेल्सन क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया का सपना देखती हूँ जहाँ सबको इंसाफ मिले। इजाबेला का ये जवाब सुनकर टेल्सन उससे पूछता है, तुम ऐसा सपना क्यों देखती हो? इसके जवाब में इजाबेला कहती है कि दुनिया ने मुझे 21 सालों का एक कीमती तोहफा दिया, इसीलिए मैं भी दुनिया को कुछ वापस देना चाहती हूँ। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन बहुत ही सरप्राइज्ड होता है और फिर इजाबेला को देखकर मन में सोचता है, कितनी अजीब बात है, एक 6 साल की बच्ची जो अपनी छोटी सी जिंदगी को एक तोहफे के रूप में देखकर बात कर रही है। टेल्सन इतना मन में सोच रहा होता है कि तभी इजाबेला उससे कहती है, क्या आपको पता है लॉर्ड टेल्सन? ये सुनकर टेल्सन कहता है, क्या? टेल्सन के इतना कहते ही इजाबेला उसे बताती है कि उसके पैलेस में एक हनी बैजर है जो उससे बात कर सकता है। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या एक हनी बैजर? टेल्सन का ऐसा रिएक्शन देखकर इजाबेला उसे चिढ़ाते हुए कहती है, जी हाँ, एक हनी बैजर। और हाँ लॉर्ड टेल्सन, उसके फर बहुत ही सॉफ्ट है और उसके अंदर से हनी जैसी खुशबू भी आती है और वो बहुत ही क्यूट और बहादुर भी है। और हाँ लॉर्ड टेल्सन, जब तुम अपने हाथ उसके फर पर डालते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी फ्लफी क्लाउड में हाथ डाल दिया हो। इजाबेला की इन बातों को सुनकर टेल्सन एक्साइटेड होते हुए पूछता है, क्या सचमुच उसके फर बहुत ही घने और फ्लफी हैं? टेल्सन के इस सवाल के जवाब में इजाबेला कहती है, जी हाँ, उसका फर बहुत ही फ्लफी और मुलायम है। इजाबेला का ये जवाब सुनकर टेल्सन उससे पूछता है, क्या सचमुच? इसके जवाब में इजाबेला मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है, लेकिन वो मन में हमसे कह रही होती है कि शायद आप लोगों को पता नहीं, लेकिन टेल्सन भी एक बहुत ही बड़े एनिमल लवर है और मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं इन्हें हनी बैजर के बारे में बताऊंगी तो। इजाबेला हमसे इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम इंपीरियल पैलेस को देखते हैं, जिसके बाहर एक कैरी जाकर खड़ा होता है और उसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी जिससे उसके डैड कह रहे थे, रैना, तुम वो बात बिल्कुल मत भूलना जो मैंने तुमसे कुछ देर पहले कहा था, ठीक है? अपने डैड के इस सवाल का रैना कोई भी जवाब नहीं देती है और ये देखकर उसके डैड उससे गुस्से में कहते हैं, रैना, मैंने तुमसे कुछ देर पहले क्या कहा था कि तुम्हें क्या नहीं भूलना है? अपने डैड को ऐसे गुस्से में देखकर रैना कहती है कि मुझे एरेना पैलेस के मिखाइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं। रैना के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रैना को देखते हैं, जिससे उसके डैड पूछ रहे होते हैं, रैना, फिर से कहो, डैड ने आपको क्या समझाया था? अपने डैड की ये बात सुनकर रैना उनसे कहती है, आपने मुझसे ये कहा था कि मुझे एरेना पैलेस के मिखाइल से दोस्ती करनी है ना? रैना की ये बात सुनकर उसके डैड उसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और फिर उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही रैना, ये हुई ना मेरी बेटी होने वाली बात। अपने डैड की ये बात सुनकर रैना उनसे कहती है, पर डैड, मुझे तो तलवारबाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो सभी अनपढ़ और जंगली होते हैं। और क्या होगा अगर उनसे पसीने की बदबू आए तो? आपको पता है ना डैड, मुझे पसीने की स्मेल से उल्टी जैसा फील होता है।
रैना की ये बात सुनकर उसके डैड उससे कहते हैं, रैना तुम्हें उस लड़के के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम ये बात बिल्कुल मत भूलो कि वो एक प्रिंस है और हम अभी इम्पीरियल पैलेस में हैं, इसीलिए तुम अभी कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलो। अपने डैड की ये बात सुनकर रैना शांत हो जाती है और फिर खिड़की की ओर देखकर उनसे कहती है, डैड वहाँ देखो, वहाँ किसी भी दीवार पर मैजिकल डिजाइन्स नहीं है, सिर्फ कुछ नॉर्मल मार्बल्स ही हैं और फ्लोरिंग भी एवरेज ही है। इसीलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जगह एम्पायर का इम्पीरियल पैलेस है। आप बताइए डैड, इस पर दुनिया हंसेगी नहीं तो क्या कहेगी। रैना इतना कहती ही है कि तभी हम उसके कैरेज के बाहर मिखाइल को देखते हैं, जो उससे पूछ रहा होता है, ओए लड़की, तुम्हें पता भी है कि एलिगेंस और ग्रेस क्या होता है, और हाँ, क्या तुम उन्हें खा सकती हो। मिखाइल इतना कहता ही है कि तभी हम रैना को देखते हैं, जो उसे देखकर इतना सरप्राइज्ड होती है कि वो चिल्लाते हुए कहती है, आखिर ये क्या चीज है। रैना इतना कहते ही अपनी आंखों को मसलती है कि तभी उसके डैड उससे पूछते हैं, रैना क्या हुआ, क्या तुमने अभी बाहर कुछ देखा है। अपने डैड की ये बात सुनकर रैना खिड़की से बाहर की ओर देखती है, जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, और ये देखकर वो अपने डैड से कहती है, डैड मुझे लगता है मेरी आंखों को धोखा हुआ है। रैना अपने डैड से इतना कहते ही मन में सोचती है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि कोई इंसान दौड़ते हुए किसी कैरेज की स्पीड को मैच कर ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है मेरी आंखों को धोखा हुआ है। रैना इतना मन में सोच रही होती है कि तभी हम कैरेज के बाहर मिखाइल को देखते हैं, जो उस कैरेज को घूर रहा होता है, और तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पर हम इम्पीरियल पैलेस के बाहर एक दूसरे कैरेज को देखते हैं, जो इम्पीरियल पैलेस के बाहर आकर खड़ा होता है, और उसमें से सबसे पहले बाइटन और इजाबेला निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटन इजाबेला से पूछता है, प्रिंसेस क्या आप थक गई हैं। जिसके जवाब में इजाबेला कहती है, जी हाँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ टीचर। इजाबेला इसके आगे कुछ कहती ही कि तभी हमें कैरेज में से टेल्सन की चिल्लाने की आवाज आती है, जो बहुत ही गुस्से में होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। टेल्सन की इस बात को बाइटन पूरी तरह से इग्नोर करता है और फिर इजाबेला से कहता है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं। बाइटन इजाबेला से इतना कहते ही उसे अपनी गोद में कैरी करने लगता है, और ये सब देखकर टेल्सन इतना इरिटेट होता है कि वो उनसे चिल्लाते हुए कहता है, ऑर्कबास्टर तुम मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ मर रहा हूँ। टेल्सन की इस बात को भी बाइटन पूरी तरह से इग्नोर करता है और फिर इजाबेला से कहता है, लगता है प्रिंसेस लॉर्ड टेल्सन बूढ़े होने की वजह से काफी थक गए हैं, है ना, और वैसे भी अब काफी रात हो गई है, तो क्यों ना हम दोनों अपने अपने रूम्स में चलकर रेस्ट करें। बाइटन के इतना कहते ही हम टेल्सन को देखते हैं, जो खुद को इतना इग्नोर होता हुआ देखकर गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे ऑर्कबास्टर्ड। टेल्सन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर बाइटन इजाबेला को उसके बेड पर लेटाते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस अब आप अच्छे से आराम करिए और मैं कल आपसे फिर मिलूंगा, ठीक है। बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेला उससे कहती है, गुड नाइट टीचर, और अब आप अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, ठीक है। इजाबेला की ये बात सुनकर बाइटन उससे मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है प्रिंसेस। बाइटन इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाते ही बेड के नीचे से हनी बैजर बाहर निकलता है और फिर इजाबेला के करीब आकर उसे हक कर लेता है। हनी बैजर को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर इजाबेला भी उसे हक कर लेती है और फिर उससे मुस्कुराते हुए कहती है, गुड नाइट हनी बैजर। इजाबेला के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इजाबेला की नींद किसी आवाज से खुलती है, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि हनी बैजर किसी पर गुर्रा रहा होता है, और ये देखकर इजाबेला मन में सोचती है, हनी बैजर इतना चिल्ला क्यों रहा है। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसे किसी लड़की की आवाज आती है, जो चिल्लाते हुए कह रही होती है, आखिर तुम मुझे कितनी देर वेट करवाओगी। उस लड़की के इतना कहते ही इजाबेला को किसी औरत की आवाज आती है, जो उस लड़की से माफी मांगते हुए कह रही होती है, मुझे माफ कर दीजिए, पर लगता है कि वो कल के बिजी शेड्यूल की वजह से काफी थक गई हैं, इसीलिए मैं उन्हें अभी नहीं जगा सकती। उस औरत के इतना कहते ही हम इजाबेला को देखते हैं, जो इतनी आवाज की वजह से उठ जाती है और फिर हनी बैजर को हक करते हुए उससे कहती है, क्या हुआ हनी बैजर। इजाबेला इतना कहते ही मन में सोचती है, ये बाहर से नैनी की आवाज क्यों आ रही है। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसे बाहर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जो उसकी नैनी से गुस्से में कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। उस लड़की की ये बात सुनकर इजाबेला अपने रूम से बाहर निकलती है और फिर वो देखती है कि उसकी नैनी उस लड़की से कह रही होती है कि यंग लेडी, इसमें आपकी भी गलती है, क्योंकि आप बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर आई हैं। इजाबेला की नैनी इतना कहती ही है कि तभी वो लड़की गुस्से में कहती है,
तो क्या हुआ अगर मैं बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर आई हूँ? तो इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर सकती हो? देखो मेड, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ही नाराज हूँ। वो लड़की इजाबेला की नैनी से इतना कहती ही कि तभी इजाबेला हनी बैजर को लेकर हॉल के बाहर आते हुए मन में सोचती है, ये सुबह सुबह मेरे रूम के बाहर क्या हो रहा है और ये कौन है जो सुबह सुबह हमारी प्यारी नैनी को परेशान कर रहा है। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि उसकी नैनी उस लड़के से माफी मांगते हुए कह रही होती है, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी वही कहा जो मुझे प्रिंसेस की नैनी होने के नाते कहना चाहिए था। नैनी की ये बात सुनकर उस लड़की को और भी गुस्सा आने लगता है और इसीलिए वो उनके पैरों पर अपना पैर रखते हुए उनसे गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सबक सिखाना बहुत ही जरूरी होता है ताकि वो लोग अपनी औकात न भूले। वो लड़की इसके आगे कुछ कहती ही कि तभी इजाबेला गुस्से में कहती है, हे तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कर रही हो? लेडी रैना, मेरे सवाल का जवाब दो। इजाबेला की ये बात सुनकर रैना उससे पूछती है, क्या तुम मुझे जानती हो? इसके जवाब में इजाबेला कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ड्यूक रॉथशिल्ड की इकलौती बेटी हो। इजाबेला रैना से इतना कहते ही हमें ड्यूक रॉथशिल्ड के बारे में बताते हुए कहती है, अगर ब्रिटेन रॉयल फैमिली स्ट्रेंथ पर रूल करती है तो कहा जाता है कि ड्यूक रॉथशिल्ड पूरे कॉन्टिनेंट के पैसों को कंट्रोल करते हैं और जहां तक मुझे पता है रैना के पिता पूरे कॉन्टिनेंट के फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं। और तो और दो पुराने डची एम्पायर में से एक जो एम्पायर के स्टार्ट से ही था और जो स्वॉर्ड फॉरेस्ट स्कॉलर्स नाम से जुड़ा हुआ है और जो रॉयल फैमिली को खुद के कंट्रोल में रखता है, रैना उसी फैमिली का हिस्सा है। और तो और नॉवेल में लिखा था कि रैना इजाबेला की इकलौती दोस्त है जो उसे हर टाइम भड़काती रहती थी और उसे खुद के कंट्रोल में रखती थी और इजाबेला भी रैना के बहकावे में आकर कई बुरे काम कर बैठती थी। इजाबेला हमें इतना बताते ही रैना से कहती है, लेडी रैना। इसके जवाब में रैना कहती है, जी हाँ प्रिंसेस। ये सुनकर इजाबेला कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें फाइनेंस की काफी नॉलेज है और तुम्हारी इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन लगता है तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये सुनकर रैना उससे पूछती है, आपके कहने का क्या मतलब है प्रिंसेस? इसके जवाब में इजाबेला कहती है, मैंने तुम्हें अभी अभी लेडी रैना कहकर बुलाया तो तुम्हें मुझे ग्रीट करना चाहिए था, है ना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता लेडी रैना? इजाबेला की ये बात सुनकर रैना इरिटेट होने लगती है और फिर मन में सोचती है, ये आधी अधूरी प्रिंसेस जो बिल्ट-इन स्वॉर्डमैनशिप भी ठीक से नहीं सीख पाई, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे इस तरीके से बात करे। रैना इतना मन में सोचते ही इजाबेला को ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो प्रिंसेस इजाबेला, मेरा नाम रैना रॉथशिल्ड है और मैं ड्यूक ऑफ रॉथशिल्ड की फर्स्ट डॉटर हूँ और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। रैना को ऐसे ग्रीट करते हुए देखकर इजाबेला भी उसे ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो लेडी रैना, मेरा नाम इजाबेला बिल्टन है और मैं बिल्टन रॉयल फैमिली की 5th प्रिंसेस हूँ और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। इजाबेला इतना कहते ही उससे पूछती है, लेडी रैना, आपको मुझसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी कि आप सुबह सुबह मेरे रूम तक आई हैं? ये सुनकर रैना कहती है, मैंने सुना है कि आपके पास एक रेयर टॉय है प्रिंसेस। रैना की ये बात सुनकर इजाबेला सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, क्या एक रेयर टॉय? इजाबेला इतना कहती ही है कि तभी रैना हनी बैजर की ओर देखकर कहती है, जी हाँ प्रिंसेस, मैंने सुना है कि आपके पास एक रेयर एनिमल है जो इंसानों की भाषा समझ सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। रैना की ये बात सुनकर इजाबेला उससे पूछती है, लेडी रैना, क्या तुम हनी बैजर के बारे में बात कर रही हो? इजाबेला की ये बात सुनकर रैना उससे कहती है, कितनी मजेदार बात है कि इस टॉय का नाम हनी बैजर है। रैना की ये बात सुनकर इजाबेला हनी बैजर को अपनी गोद में उठाते हुए उससे कहती है, हनी बैजर को ये नाम मैंने और मेरे भाई ने दिया है और हाँ, ये कोई टॉय नहीं है, ये हमारा फ्रेंड है। इजाबेला की ये बात सुनकर रैना उससे कहती है, क्या ये आपका फ्रेंड है? प्रिंसेस, क्या कभी एक टॉय किसी का फ्रेंड बन सकता है? रैना की ये बात सुनकर इजाबेला उस पर चिल्लाते हुए कहती है, लेडी रैना, क्या आपने सुना नहीं मैंने अभी अभी क्या कहा कि हनी बैजर कोई टॉय नहीं है? इसीलिए अगर आपने फिर से ऐसे कोई टॉय कहा तो मैं इसे खुद की इंसल्ट समझूंगी। इजाबेला की ये बात सुनकर रैना मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आपकी बात समझ गई प्रिंसेस। वैसे क्या आपको पता है मुझे रेयर चीजें बहुत ही पसंद है। ये सुनकर इजाबेला उससे पूछती है, आपके कहने का क्या मतलब है लेडी रैना? ये सुनकर रैना मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिंसेस, क्या आप ये एनिमल मुझे सेल कर सकती हैं? इसके लिए मैं आपको अच्छे पैसे दूंगी। रैना इतना कहते ही अपनी फिंगर हनी बैजर की ओर करती है और ये देखकर हनी बैजर इतना चिढ़ जाता है कि वो उसकी उंगली को काट लेता है और ये देखकर रैना चिल्लाते हुए कहती है,
क्या अभी अभी इसने मेरी उंगली को काटा? रैना को ऐसे देखकर इजाबेला मुस्कुराते हुए कहती है, लेडी रैना, पहले आपने हनी बैजर को टच किया था, वो तो बेचारा खुद को बस डिफेंड कर रहा था। इजाबेला की ये बात सुनकर रैना चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लेम करने की? मैं अभी जाकर इस टॉय की कंप्लेन अपनी डैड से करूंगी। रैना इतना कहते ही वहां से जाने लगती है और ये देखकर इजाबेला उससे कहती है, ओके, अब हम बाद में मिलेंगे। इजाबेला रैना से इतना कहते ही अपनी नैनी की ओर देखकर उनसे पूछती है, नैनी, क्या आप ठीक हैं? क्या आपके पैरों में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? इसके जवाब में उसकी नैनी कहती है, नहीं प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इजाबेला के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम इजाबेला को किंग के दरवाजे के बाहर देखते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी एक औरत इजाबेला से कहती है, हिज मैजेस्टी आपको अंदर बुला रहे हैं प्रिंसेस। उस औरत की ये बात सुनकर इजाबेला अंदर जाते हुए उससे कहती है, थैंक यू चैम्बरलियन। इजाबेला उस चैम्बरलियन से इतना कहते ही अंदर जाती है और वहाँ पर वो ड्यूक रॉथशिल्ड और उसकी बेटी को देखती है कि तभी किंग कहता है, सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो अब मुझे पूरी बात एक्सप्लेन करो। किंग के इतना कहते ही तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ में हम देखते हैं कि किंग इजाबेला से कहता है, इजाबेला, अब तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। किंग की ये बात सुनकर इजाबेला उनसे कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि मेरे कुछ भी कहने से पहले एक बात है जो क्लियर करनी बहुत ही जरूरी है। इजाबेला की ये बात सुनकर किंग उससे पूछता है, और वो चीज क्या है इजाबेला? किंग के इतना कहते ही इजाबेला ड्यूक रॉथशिल्ड से कहती है, ड्यूक रॉथशिल्ड, क्योंकि ये बात रॉयल फैमिली की बेइज्जती के मामले में है और क्योंकि मुझे इस मामले में लेडी रैना से सवाल करने हैं, इसीलिए आप प्लीज लेडी रैना को नीचे उतारिए। इजाबेला ड्यूक से इतना कहते ही रैना से कहती है, लेडी रैना, आप प्लीज नीचे आइए। इजाबेला की ये बात सुनकर रैना रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं नीचे नहीं आऊंगी। रैना के इतना कहते ही उसके डैड इजाबेला से पूछते हैं, योर हाइनेस, आप कहना क्या चाहती हैं? इसके जवाब में इजाबेला कहती है, ड्यूक रॉथशिल्ड, शायद आपको पता नहीं लेकिन लेडी रैना ने मेरे फ्रेंड को टॉय कहा था। इजाबेला की ये बात सुनकर ड्यूक उससे कहते हैं, योर हाइनेस, आमतौर पर लोग जानवरों को दोस्त नहीं कहा करते हैं। ड्यूक की ये बात सुनकर इजाबेला गुस्से में कहती है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है ड्यूक रॉथशिल्ड, क्योंकि लेडी रैना ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं अपने दोस्त को उन्हें बेच दूं और मेरे बार बार समझाने पर भी वो ये बात समझ नहीं रही थी। इजाबेला की ये बात सुनकर ड्यूक उससे कहते हैं, प्रिंसेस, यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरी बेटी ने आपके इस फ्रेंड को टॉय कहा था या नहीं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जानवर ने मेरी बेटी को हर्ट किया है। ड्यूक की ये बात सुनकर इजाबेला मन में सोचती है, ड्यूक ने रैना को बहुत ही जेंटल तरीके से पकड़ रखा है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा रैना की ही साइड लेंगे। वैसे ये सब देखकर मुझे थोड़ा जेलस फील हो तो रहा है, पर इजाबेला इतना मन में सोचते ही ड्यूक से कहती है, ये बात छोटी नहीं है ड्यूक रॉथशिल्ड, क्योंकि लेडी रैना ने बिल्ट इन रॉयल फैमिली की बेइज्जती की है। इजाबेला की ये बात सुनकर ड्यूक शॉक्ड होते हुए उससे कहते हैं, क्या रॉयल फैमिली की बेइज्जती? योर हाइनेस, क्या आप समझ रही हैं कि इस समय आप जो भी कुछ कह रही हैं वो बात कितनी सीरियस है? ड्यूक की ये बात सुनकर इजाबेला उनसे कहती है, जी हाँ ड्यूक रॉथशिल्ड, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। इजाबेला ड्यूक से इतना कहते ही हनी बैजर का नाम लेती है और अपना नाम सुनते ही हनी बैजर अपना सिर हिलाता है और ये देखकर इजाबेला ड्यूक से कहती है, देखिए ड्यूक रॉथशिल्ड, मेरा उसका नाम पुकारने से हनी बैजर उस पर रिएक्ट कर रहा है। इजाबेला की ये बात सुनकर ड्यूक उससे कहते हैं, इससे आप क्या प्रूफ करना चाहती हैं योर हाइनेस? और शायद आपको पता नहीं कि ट्रेन डॉग भी अपने नाम पर रिएक्ट करते हैं। ड्यूक की ये बात सुनकर इजाबेला हनी बैजर को अपनी गोद में उठाते हुए उनसे कहती है, हनी बैजर को ये नाम मिखाइल बिल्टिन और मैंने यानी कि इजाबेला बिल्टिन ने दिया है, और अगर आपको मैं साफ शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि रॉयल फैमिली ने इसे ये नाम दिया है, और जब रॉयल फैमिली किसी का नाम रखती है तो इसका साफ मतलब होता है कि वो पूरी तरह से रॉयल फैमिली का हिस्सा है। और ये बात मैंने लेडी रैना को पहले भी समझाई थी, लेकिन वो फिर भी रॉयल फैमिली के नाम की इंसल्ट कर रही थी। तो क्या आपको लगता है कि इस समय मेरी गलती है ड्यूक रॉथशिल्ड? इजाबेला इसके बाद ड्यूक से कहती है, ड्यूक रॉथशिल्ड, अब तो ये बात क्लियर हो गई है कि इस समय किसकी गलती है ना? इजाबेला की ये बात सुनकर ड्यूक रैना को नीचे उतार देते हैं और फिर उससे कहते हैं, रैना, प्रिंसेस से माफी मांगो। अपने डैड की ये बात सुनकर रैना उनसे कहती है, नहीं डैड, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रैना इसके आगे कुछ कहती है कि तभी किंग गुस्से में कहते हैं, बिल्ट इन रॉयल फैमिली सिर्फ एक ही गलती माफ करती है, इसीलिए ड्यूक रॉथशिल्ड तुम अपने आप को खुशनसीब समझो। किंग की ये बात सुनकर और उन्हें ऐसे गुस्से में देखकर रैना और ड्यूक दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं और फिर इसीलिए ड्यूक किंग से माफी मांगते हुए कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ योर मैजेस्टी।
क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने में फेल हो गया। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब जब हम वापस जाएंगे तो मैं इसे एक सख्त वार्निंग जरूर दूंगा। ड्यूक के इतना कहते ही हम रैना को देखते हैं, जो इजाबेला को गुस्से में घूर रही होती है। और रैना को ऐसे घूरते हुए देखकर इजाबेला थोड़ी कंफ्यूज तो होती है, लेकिन बाद में उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए मन में सोचती है, रैना तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही पापा हैं? ध्यान से देखो, मेरे पास भी मेरे पापा हैं, और हाँ, वो बहुत हैंडसम भी हैं। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी हम रैना को देखते हैं, जो बहुत ही गुस्से में होती है, लेकिन वो अपने डैड की वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल करके इजाबेला से माफी मांगती है। और ये देखकर इजाबेला दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहती है, कोई बात नहीं सिस्टर रैना, गलती तो किसी से भी हो सकती है, और जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, है ना? इजाबेला इसके बाद रैना से कहती है, सिस्टर रैना, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? इजाबेला रैना से इतना कहते ही हमें बताती है कि बिल्टन रॉयल फैमिली और रोशेल डची दोनों फैमिली शुरू से ही एक दूसरे के साथ फायदे के लिए जुड़ी हुई है, और इसीलिए ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि बिल्टन रॉयल फैमिली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर से जुड़ी हुई है, जबकि रोशेल फैमिली फाइनेंशियल पावर के साथ है। इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि ये लोग मुझे यानी कि एम्पायर की इकलौती प्रिंसेस को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप बैठकर सब कुछ सह लूंगी। इजाबेला हमसे इतना कहते ही मन में सोचती है, लगता है मुझे अब रॉयल फैमिली के लिए पैसे कमाने होंगे। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है, और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लॉर्ड टेल्सन हनी बैजर को हक करके खुश होते हुए कह रहे होते हैं, अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था, इस हनी बैजर के फर तो सचमुच बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी हैं। लॉर्ड टेल्सन के इतना कहते ही हम हनी बैजर को देखते हैं, जो उन्हें ऐसे बिहेव करते हुए देखकर बहुत ही इरिटेट होता है और उनसे दूर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लॉर्ड टेल्सन इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और हनी बैजर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, इधर आओ मेरे प्यारे हनी बैजर, मैं तुम्हें दिल भर के प्यार करूंगा। लॉर्ड टेल्सन के इतना कहते ही हम इजाबेला को देखते हैं, जो वहीं पर खड़ी थी और टेल्सन को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर मन में सोच रही थी, मैंने सचमुच बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉर्ड टेल्सन को हनी बैजर इतना पसंद आएगा। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी टेल्सन इजाबेला से कहते हैं, इजाबेला अगर तुम रोज मुझे हनी बैजर के साथ टाइम स्पेंड करने दोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। टेल्सन के इतना कहते ही हम हनी बैजर को देखते हैं, जो टेल्सन की ये बात सुनकर इजाबेला से कहता है, मदद, प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनकर इजाबेला उससे माफी मांगते हुए कहती है, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ हनी बैजर, लेकिन क्या तुम लॉर्ड टेल्सन के साथ थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो? प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। इजाबेला की ये बात सुनकर हनी बैजर बहुत ही इरिटेट होता है कि तभी लॉर्ड टेल्सन इजाबेला से खुश होते हुए कहते हैं, मैंने अभी तक जो भी सीखा है वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखा दूंगा इजाबेला। लॉर्ड टेल्सन की ये बात सुनकर इजाबेला हनी बैजर की बैग को टच करते हुए मन में सोचती है, बेचारा हनी बैजर, उसको मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। इजाबेला इतना मन में सोचते ही हनी बैजर से मुस्कुराते हुए कहती है, हनी बैजर, अगर अभी तुम लॉर्ड टेल्सन के साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें बाद में एक किस दूंगी। इजाबेला की ये बात सुनकर हनी बैजर बहुत ही खुश होता है और फिर खुद से कहता है, किस यानी कि शादी, किस यानी कि शादी। हनी बैजर बार बार इस बात को दोहराता है कि तभी टेल्सन उसके चेहरे पर किस करता है, और ये देखकर इजाबेला इतना गिल्टी फील करती है कि वो दुखी होते हुए मन में सोचती है, मुझे माफ कर देना हनी बैजर, लेकिन ये एक फायदे के लिए बहुत ही जरूरी है। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी हनी बैजर लॉर्ड टेल्सन पर अटैक करता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम एक कैरिज को देखते हैं, जिसमें से रैना के चिल्लाने की आवाज आती है, जो अपने डैड से कह रही होती है, डैड आई हेट यू। अपनी बेटी की ये बात सुनकर और उसे इतने गुस्से में देखकर ड्यूक रोशेल्ड उसे समझाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी रैना, पर प्लीज। ड्यूक रोशेल्ड इसके आगे कुछ कहते ही कि तभी रैना चिल्लाते हुए कहती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी डैड, और अब मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे इस लड़की और उसकी पूरी फैमिली से नफरत है। रैना अपने डैड से इतना कहते ही इजाबेला को इमेजिन करते हुए मन में सोचती है, ये सब उस लड़की ने पक्का जानबूझकर किया था और मैं भी कितनी बेवकूफ थी कि उसके जाल में फंस गई। रैना इतना मन में सोचते ही अपने डैड से चिल्लाते हुए कहती है, वो लड़की तो सिर्फ एक आधी अधूरी प्रिंसेस है और उसकी फैमिली पूरी जंगली है, जिनके पास बिल्कुल भी तमीज नहीं है। रैना की ये बात सुनकर और उसे इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर उसके डैड उसे समझाते हुए कहते हैं, ओ मेरी प्यारी रैना, लगता है तुम उन सब की बातों से काफी हर्ट हुई हो, लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। ड्यूक इसके बाद रैना को चुप कराते हुए उससे कहते हैं, तुम रो मत रैना, क्योंकि इस बार मैं उन्हें बचकर निकलने नहीं दूंगा। ड्यूक के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि इजाबेला की नैनी उससे एक लेटर देते हुए उससे कहती हैं,
योर हाइनेस, ये लीजिए, ये वही न्यूज़ लेटर है जो आपने मुझसे मंगवाया था। ये सुनकर इजाबेला उस न्यूज़ लेटर को लेती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू नैनी। इजाबेला की ये बात सुनकर उसकी नैनी खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है और उनके जाते ही इजाबेला अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर उस लेटर को पढ़ती है और फिर खुश होते हुए खुद से कहती है, आखिरकार मेरे पास ये लेटर आ ही गया। इजाबेला के इतना कहते ही तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि इजाबेला एक लेटर को पढ़ती है और फिर खुश होते हुए मन में सोचती है कि फाइनली मुझे मैथ ओलंपियाड पार्टिसिपेशन का नोटिस मिल ही गया। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड टेल्सन इजाबेला से पूछ रहे होते हैं कि क्या मिरोटल मैजिक फेडरेशन में जो कॉम्पिटिशन होने वाला है तुम उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हो। टेल्सन के इस सवाल के जवाब में इजाबेला कहती है, जी हाँ लॉर्ड टेल्सन। और ये सुनकर टेल्सन उसे समझाते हुए कहते हैं, क्या तुम ये जानती भी हो कि उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत होगी। टेल्सन की ये बात सुनकर इजाबेला उनसे कहती है, जी हाँ लॉर्ड टेल्सन, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैंने पहले से ही टीचर कैरिन से एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवा लिया था। इजाबेला के इतना कहते ही हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर कैरिन इजाबेला से पूछ रही होती है कि क्या आपको मैथ्स ओलंपियाड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। कैरिन के इस सवाल के जवाब में इजाबेला अपना सिर हिलाती है और ये देखकर कैरिन खुश होते हुए कहती है, लगता है प्रिंसेस आप वहाँ पर इसलिए जाना चाहती हैं ताकि आप एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन कर सके, है ना। कैरिना की ये बात सुनकर इजाबेला मुस्कुराते हुए कहती है, जी हाँ टीचर, आपने बिल्कुल सही कहा। इजाबेला का ये जवाब सुनकर कैरिन खुश होते हुए कहती है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी प्रिंसेस, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लिख कर देती हूँ। कैरिन की ये बात सुनकर इजाबेला मुस्कुराते हुए मन में सोचती है कि सच तो ये है कि मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ, पर ये बात मैं इन्हें बिल्कुल नहीं बता सकती। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लॉर्ड टेल्सन उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास रिकमेंडेशन लेटर है तो तुम्हें पार्टिसिपेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्यों तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो। लॉर्ड टेल्सन के इस सवाल के जवाब में इजाबेला उनसे कहती है कि मैं इस ओलंपियाड में इसीलिए पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ ताकि मैं इस कंपटीशन की प्राइज मनी जीत सकूं, और वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस कंपटीशन को जीतूंगी और फिर बहुत अमीर हो जाऊंगी। इजाबेला का ये जवाब सुनकर टेल्सन सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, क्या तुम्हें अमीर बनना है प्रिंसेस, क्या तुम्हें पता भी है कि ये इतने कम पैसे हैं कि तुम इन पैसों से यहाँ पर एक घर भी नहीं ले सकती हो, और घर तो छोड़ो, तुम यहाँ पर इन पैसों से एक कमरा भी नहीं खरीद पाओगी। टेल्सन की ये बात सुनकर इजाबेला उनसे गुस्से में कहती है, आप मेरे इस छोटे से सपने को क्यों तोड़ रहे हो लॉर्ड टेल्सन। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन उससे कहता है, मैं एक सच्चा और अच्छा टीचर हूँ प्रिंसेस, इसीलिए मैं अभी तुम्हें दुनिया की कड़वी सच्चाई दिखा रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें इतनी छोटी उम्र में पैसों की जरूरत क्यों है। लॉर्ड टेल्सन के इस सवाल के जवाब में इजाबेला उनसे कहती है, कोई इंसान है जिसे मुझे सपोर्ट करना है लॉर्ड टेल्सन। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन उससे पूछता है, क्या तुम्हें किसी को सपोर्ट करना है। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना तुम ये बात अपने फादर से कहो, मुझे विश्वास है कि वो इसमें तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर इजाबेला उनसे कहती है, नहीं, मैं उस इंसान को फादर के पैसों से सपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ। इजाबेला की ये बात सुनकर टेल्सन उससे पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती हो। इसके जवाब में इजाबेला कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस काम के लिए कोई और मेरी मदद करे, और इसीलिए मैं इसमें फादर की मदद नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैं यानी कि इजाबेला बेल्टिन खुद सपोर्ट करना चाहती है। इजाबेला टेल्सन से इतना कहते ही अपने हाथ में पकड़े न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए हमसे कहती है कि इस न्यूज़ लेटर में हमेशा एम्पायर में होने वाली हर छोटी बड़ी इंसिडेंट्स की स्टोरीज छपती हैं, और पिछले हफ्ते ही इसमें एक स्टोरी छपी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक लड़का था जो पिछले हफ्ते ड्यूक रॉथशिल्ड के घर उनसे मदद मांगने गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे बहुत ही मारा पीटा और फिर उसे धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया था। और उस लड़के का नाम है नॉर्मन, जो आगे चलकर इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा, और फिर वो विर्टोगा फैमिली की मदद करेगा, जिससे रॉथशिल्ड फैमिली फाइनेंशियली विर्टोगा फैमिली से पीछे हो जाएगी। इजाबेला हमें इतना बताते ही मन में सोचती है कि अगर मैं इस समय नॉर्मन की हेल्प करूंगी तो बाद में मुझे रॉथशिल्ड फैमिली से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इजाबेला ये सब सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है कि तभी हम हनी बैजर को देखते हैं जो इजाबेला को खुश देखकर मुस्कुरा रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि आरुण अपने घर वापस आ जाता है और उसे देखकर उसकी मॉम उसका वेलकम करते हुए कहती है, वेलकम बैक आरुण, क्या तुम्हारा आज का दिन अच्छा गया। अपनी मॉम की ये बात सुनकर आरुण उनसे कहता है, यस मॉम, पर आज जो कुछ भी हुआ मुझे वो कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम उससे पूछती है, आरुण, क्या तुम इस बात से इतने दुखी हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अपनी मॉम के इस सवाल के जवाब में आरुण उनसे कहता है, हाँ मॉम, मैं थोड़ा दुखी तो हूँ, क्योंकि पता नहीं पर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि
वो सारी मेमोरीज बहुत ही ज्यादा प्यारी और दिल को सुकून देने वाली थी। आरुण को इतना दुखी देखकर उसकी मॉम उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आरुण, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये सभी मेमोरीज तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। और वैसे अगर तुम इतने ही दुखी हो तो क्यों ना हम दोनों वॉक पर चले। अपनी मॉम की ये बात सुनकर आरुण खुश होते हुए अपना सिर हिलाता है। और फिर इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आरुण और उसकी मॉम गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं कि तभी आरुण को कोई चीज दिखाई देती है और उसे देखकर वो मन में सोचता है कि आखिर वो चमकती हुई चीज क्या है जिसमें से इतनी रोशनी निकल रही है। मैंने इससे पहले इतनी चमकती हुई चीज कभी भी नहीं देखी है। क्या वो कहीं कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ड्रैगन्स डोमेन में कोई गैर कानूनी चीज नहीं आ सकती है। आरुण इतना मन में सोचते ही उस चमकीली चीज की ओर भागते हुए जाता है और उसे ऐसे देखकर उसकी मॉम उससे चिल्लाते हुए कहती है, आरुण तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी मॉम के इस सवाल का आरुण कोई भी जवाब नहीं देता है और भागते हुए उस चमकीली चीज के पास जाकर उसे उठाते हुए मन में सोचता है, वाह कितना सुंदर पत्थर है। मैंने इससे पहले इतना सुंदर पत्थर कभी भी नहीं देखा और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें मैजिकल पावर्स भी हैं। आरुण इतना मन में सोच रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उसके पास आकर उससे पूछती है, आरुण तुम क्या कर रहे हो? अपनी मॉम के इस सवाल के जवाब में आरुण उन्हें वो पत्थर दिखाते हुए कहता है, मॉम ये देखिए ये स्टोन कितना सुंदर है। और क्या आपको पता है कि ये किस तरह का स्टोन है? आरुण की ये बात सुनकर उसकी मॉम उससे कहती है, ओह अच्छा ये स्टोन, ये मुझे बहुत समय पहले मिला था। नहीं, मुझे लगता है कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। आरुण की मॉम इतना कहते ही उससे पूछती है, आरुण क्या तुम्हें लगता है कि ये पत्थर सुंदर है और क्या तुम्हें ये इतना पसंद आया है? इसके जवाब में आरुण अपनी मॉम से कहता है, यस मॉम, ये पत्थर बहुत ही सुंदर है और मुझे ये बहुत ही पसंद भी आया है, तो इसीलिए क्या मैं इसे रख सकता हूँ प्लीज मॉम? आरुण की ये बात सुनकर उसकी मॉम उससे कहती है, हाँ जरूर आरुण, तुम इस पत्थर को रख सकते हो क्योंकि इस डोमेन की सभी चीजें तुम्हारी ही तो है, लेकिन तुम इसका करना क्या चाहते हो? ये सुनकर आरुण उनसे कहता है, कुछ नहीं मॉम, मैं बस इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। आरुण की ये बात सुनकर उसकी मॉम सरप्राइज्ड होते हुए मन में सोचती है, हाँ आरुण बस इस चीज को अपने पास रखना चाहता है। लगता है आरुण कुछ नए इमोशंस फील कर रहा है जो पहले उसके अंदर नहीं थे और उससे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी चीजें वो हनी बैजर बनने के बाद एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसके अंदर नए इमोशंस को जगा रही है। वैसे तो एक माँ होने के नाते मुझे खुश होना चाहिए कि वो नई चीजें सीख रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो गलत है। आरुण की मॉम इतना मन में सोच रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम इज़ाबेला को देखते हैं जो उठते ही अपने कमरे के दरवाजे को खोलती है और फिर वो बाहर के सुंदर नज़ारे को देखकर सरप्राइज्ड होती है, इसीलिए वो भागते हुए अपने कमरे से बाहर की ओर आती है कि तभी पीछे से मिस डेल्सा आकर उससे पूछती है, प्रिंसेस ये अचानक से गार्डन में इतने सुंदर फूल कैसे खिल गए? मिस डेल्सा के इतना कहते ही इज़ाबेला पीछे मुड़कर देखती है और फिर मुस्कुराते हुए मिस डेल्सा से कहती है, ओह हेडमेड आप? इज़ाबेला मिस डेल्सा से इतना कहते ही उन्हें बताती है कि उसे भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जब वो सोकर उठी थी तो ये फ्लावर्स पहले ही खिल चुके थे। इज़ाबेला की ये बात सुनकर मिस डेल्सा उससे कहती हैं कि प्रिंसेस ऐसा कैसे पॉसिबल है क्योंकि आज से पहले यहाँ पर फूल कभी भी नहीं खिले हैं। मिस डेल्सा इतना सोचते ही मन में कहती हैं कि क्या अंडरग्राउंड फ्रीजर की तरह ये इंसिडेंट भी प्रिंसेस के जाने बिना उनकी छुपी हुई पावर्स की वजह से हुआ है? मिस डेल्सा इतना मन में सोच रही होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि इज़ाबेला के हाथ में कोई चीज़ है और उसे देखकर वो उससे पूछती हैं, प्रिंसेस आपके हाथों में ये क्या चीज़ है? मिस डेल्सा के इस सवाल के जवाब में इज़ाबेला उनसे कहती है, अच्छा ये चीज़ हेडमेड, ये चीज़ मुझे कल रात मिली थी। इज़ाबेला इतना कहती ही है कि तभी सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हनी बैजर इज़ाबेला को एक रेड स्टोन दिखाते हुए कहता है, इज़ाबेला ये देखो, ये मैंने रास्ते से उठाया है। ये सुनकर इज़ाबेला उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हें रास्ते से मिला है? इसके जवाब में हनी बैजर कहता है, हाँ, और अब ये तुम्हारा है। हनी बैजर की ये बात सुनकर इज़ाबेला सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, क्या सचमुच ये तुम मुझे दे रहे हो हनी बैजर? इसके जवाब में वो कहता है, हाँ, अब से ये चीज़ तुम्हारी है और अब ये तुम्हारा है। हनी बैजर की ये बात सुनकर इज़ाबेला सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, क्या सचमुच ये तुम मुझे दे रहे हो हनी बैजर? इसके जवाब में वो कहता है, हाँ, अब से ये चीज़ तुम्हारी है। ये सुनकर इज़ाबेला वो स्टोन हनी बैजर से लेते हुए उससे पूछती है, पर ये स्टोन तुम मुझे क्यों दे रहे हो हनी बैजर? इसके जवाब में हनी बैजर उससे कहता है, क्योंकि ये पत्थर तुम्हारी तरह ही सुंदर है। हनी बैजर की ये बात सुनकर इज़ाबेला उससे पूछती है, तुम ये पत्थर सिर्फ मुझे इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं इस स्टोन की तरह प्रिटी हूँ? इज़ाबेला के इस सवाल के जवाब में हनी बैजर उससे कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये बात सुनकर इज़ाबेला मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस दुनिया में इतना रोमांटिक हनी बैजर एग्जिस्ट करता है। तुम्हारे गिफ्ट के लिए थैंक यू हनी बैजर। इज़ाबेला की ये बात सुनकर हनी बैजर खुद से कहता है,
अब हम दोनों के बीच एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है जिसे कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है और ये जेम हमारा एंगेजमेंट गिफ्ट है। हनी बजर खुद से इतना कहते ही इजाबेला के साथ सो जाता है कि तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर इजाबेला मिस टेल्सा को सारी बातें बताती है और ये सब सुनकर मिस टेल्सा इजाबेला से कहती है कि उन्होंने इससे पहले इतना चमकीला लाल पत्थर कभी भी नहीं देखा है। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर इजाबेला उनसे मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने भी आज से पहले इतना सुंदर पत्थर नहीं देखा था। इजाबेला की ये बात सुनकर मिस टेल्सा उन सभी खिले हुए फूलों की ओर देखकर उससे कहती हैं कि प्रिंसेस, इन खिले हुए फूलों और इस पत्थर को देखकर मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर इजाबेला उनसे पूछती है, ऐसी कौन सी पुरानी कहानी है जो आपको अभी याद आ गई हेडमेड? इसके जवाब में मिस टेल्सा उसे बताती हैं कि कहा जाता है कि बिल्टिन रॉयल फैमिली के पास एक बहुत ही नायाब पत्थर था जिसे एंगेजमेंट स्टोन कहा जाता था और उसका इस्तेमाल बिल्टिन रॉयल फैमिली के लोग अपने लवर को प्रपोज करने के लिए किया करते थे और इसीलिए कहा जाता था कि अगर कोई एंगेजमेंट स्टोन पर सच्चे प्यार की कसम खाए तो उस जगह के सभी फूल खिल उठते थे। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर इजाबेला मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, कितनी रोमांटिक कहानी है। इजाबेला इसके बाद मिस टेल्सा से पूछती है कि हेडमेड, क्या डैड ने भी उसी नायाब चीज से मॉम को प्रपोज किया था? इजाबेला के इस सवाल के जवाब में मिस टेल्सा उसे बताती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वो नायाब चीज 200 साल पहले ही खो गई थी। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर इजाबेला शॉक्ड होते हुए उनसे पूछती है कि क्या ऐसा कैसे हुआ हेडमेड? इसके जवाब में मिस टेल्सा उसे बताती हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, पर इसके बारे में कई कहानियां कही जाती हैं जिसमें से एक कहानी ये है कि बहुत समय पहले एक खतरनाक ड्रैगन था जिसने उस नायाब चीज को चुरा लिया था। मिस टेल्सा इजाबेला को इतना बताते ही उस रेड स्टोन को घूरते हुए मन में सोचती हैं कि बुक्स के अकॉर्डिंग वो नायाब चीज 200 साल पहले खो गई थी और मैंने ये भी सुना था कि वो नायाब चीज एक रेड जेम की तरह थी। मिस टेल्सा इतना सोचते ही इजाबेला की ओर देखकर मन में खुद से कहती हैं कि प्रिंसेस के पास इस लाल पत्थर का होना और सभी फूलों का इस तरह से खिलना, कहीं ये पत्थर वही नायाब पत्थर तो नहीं है। मिस टेल्सा मन में खुद से इतना कहते ही खुद को समझाते हुए मन में सोचती हैं, नहीं नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है और वैसे भी ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नायाब चीज जो 200 साल पहले खो गई थी वो एक हनी बैजर को रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मिल जाए। मिस टेल्सा इतना मन में सोच रही होती हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इजाबेला सर बाइटन के साथ उस टेलीपोर्टेशन गेट की मदद से मिरोटल मैजिक फेडरेशन के बॉर्डर पर आ जाती हैं ताकि वो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन वहां आते ही उसे एक लड़की की आवाज आती है जो उससे कह रही होती है, ओ गॉड प्रिंसेस इजाबेला, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उस लड़की की ये बात सुनकर इजाबेला उसे ग्रीट करते हुए कहती है, ओह हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इजाबेला उस लड़की से इतना कहते ही मन में खुद से कहती है कि आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम इम्पीरियल जेमोलॉजिस्ट मार्को योरमिल को देखते हैं जो उस रेड जेमस्टोन को चेक करके मिस टेल्सा को खुश होते हुए बताते हैं कि हैरानी की बात है पर ये सचमुच असली है और अगर मैं सच कहूँ तो ये वाकई में मेरे मास्टर सेबेस्टियन का बनाया हुआ रेड टीयर ड्रॉप है। मार्को की इस बात पर मिस टेल्सा को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उससे कहती हैं, प्लीज सर मार्को, आप इसे एक बार और चेक कीजिए। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर सर मार्को उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मिस टेल्सा, क्या आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है और क्या आप भूल गई हैं कि मैं उस खानदान से आता हूँ जिसने रेड टीयर ड्रॉप को बनाया है, इसलिए मैं ये आसानी से पहचान सकता हूँ कि ये असली है या नकली। और वैसे भी मैं इस स्टोन को सिर्फ देखकर ही बता सकता हूँ कि इसमें हमारे परिवार की खास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये रेड टीयर ड्रॉप है। मार्को की ये बात सुनकर मिस टेल्सा मन में सोचती हैं कि मैं प्रिंसेस के कहने पर इसे देखने आई थी, लेकिन मुझे सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्या ये सच में प्रपोजल स्टोन है। अगर हाँ तो ये उस हनी बैजर के पास कैसे आया। मिस टेल्सा इतना मन में सोच रही होती है कि तभी मार्को खुश होते हुए कहता है, इस ट्रेजर को एक बार फिर से देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और इसीलिए इसके लिए मैं आपको कितने भी पैसे दे सकता हूँ, प्लीज़ मुझे आप ये बेच दीजिए। मार्को की ये बात सुनकर मिस टेल्सा उससे वो रेड स्टोन लेते हुए कहती हैं, नहीं, ये मैं आपको नहीं बेच सकती। ये सुनकर मार्को उनसे पूछता है, पर क्यों मिस टेल्सा, आप इसे मुझे क्यों नहीं बेच सकती। मार्को के इस सवाल के जवाब में मिस टेल्सा उससे कहती हैं, मिस्टर मार्को, इस ज्वेल की असली मालकिन हर हाइनेस प्रिंसेस इजाबेला है और उन्होंने इसे मुझे बेचने की परमिशन नहीं दी है, इसलिए मैं इसे आपको नहीं बेच सकती, पर हाँ, मैं इसे आपको किराए पर दे सकती हूँ। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर मार्को उनसे कहता है, पर मिस टेल्सा, मार्को इसके आगे कुछ कहता है कि तभी मिस टेल्सा उस सोफे से उठती हैं और फिर मार्को की बात काटते हुए उससे कहती हैं, अगर आपको ये किराए पर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इसे
ऑक्शन में दे दूंगी। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर मार्को शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या आप इस हिस्टोरिकल ट्रेजर को ऑक्शन में बेचने की तैयारी कर रही हैं? ये सुनकर मिस टेल्सा कहती हैं, नहीं, मैं इसे बेचूंगी नहीं, बस उसे वहाँ पर किराए पर दूंगी। और वैसे भी आप ये बात तो अच्छे से जानते होंगे कि सिर्फ ऑक्शन में होने से ही इसकी वैल्यू बहुत ही बढ़ जाएगी। मिस टेल्सा मार्को से इतना कहते ही उनसे पूछती है कि सर मार्को, अगर आप इस ट्रेजर के 100 मिलियन लुडेन देंगे तो मैं इसे आपको 1 साल के लिए रेंट पर दे सकती हूँ। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर मार्को उनसे कहता है, मिस टेल्सा, 100 मिलियन लुडेन कोई छोटी रकम नहीं है, और वैसे भी मेरे अलावा इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये सचमुच रेडस्टोन है भी या नहीं। मार्को की ये बात सुनकर मिस टेल्सा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे कहती हैं, सर मार्को, गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्शन में इसे रेंट पर देने के लिए सिर्फ मेरा नाम ही काफी है, क्योंकि आखिरकार मैं इस एम्पायर की हेडमेड हूँ। पर ये देखते हुए कि आपकी यूरमिल फैमिली की इस ट्रेजर के साथ एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपके पास आई थी, पर लगता है आपको इसकी जरूरत नहीं है। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर सर मार्को थोड़ी देर के लिए कुछ सोचते हैं और फिर उनके सामने हार मानते हुए उनसे कहते हैं, ठीक है मिस टेल्सा, हमारी यूरमिल फैमिली इस ट्रेजर को रेंट पर लेने के लिए इन पैसों का इंतजाम करेगी और जल्द ही मैं इसे आपसे रेंट पर लूंगा। मार्को की ये बात सुनकर मिस टेल्सा उसे बताती है कि इस ट्रेजर का 1 साल का रेंट 100 मिलियन लुडेन होगा, और अगर आप इसे लेने के लिए तैयार हैं तो इसके आधे पैसे आपको एडवांस में देने पड़ेंगे, जिसे लेने के लिए मैं जल्द ही आपके घर आऊंगी। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर मार्को शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मुझे हर साल इसके 100 मिलियन लुडेन देने होंगे? मिस टेल्सा, आपको नहीं लगता कि ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा है? मार्को की ये बात सुनकर मिस टेल्सा उसे टॉन्ट मारते हुए कहती हैं, सर मार्को, मुझे नहीं लगता कि इतने से पैसे एम्पायर के टॉप जेमोलॉजिस्ट के लिए कोई बड़ी बात होगी। मिस टेल्सा की ये बात सुनकर मार्को उनके सामने हार मानते हुए कहता है, अच्छा ठीक है मिस टेल्सा, आप इसे मुझे रेंट पर दे दीजिए। मार्को की ये बात सुनकर मिस टेल्सा मुस्कुराते हुए मन में सोचती हैं कि हर हाइनेस ये न्यूज़ सुनकर बहुत ही खुश होंगी। मिस टेल्सा इतना मन में सोच रही होती हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम इसाबेला को देखते हैं, जो रैना को ग्रीट करते हुए उससे कहती है, आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई लेडी रैना। इसाबेला की ये बात सुनकर और उसे इस तरीके से ग्रीट करते हुए देखकर रैना उससे कहती है कि मैंने कुछ समय पहले सुना था कि आप ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाली हैं और आपको यहाँ पर देखकर लगता है कि वो बात सच थी। रैना इतना कहती ही है कि तभी इसाबेला उससे पूछती है, क्या आप भी इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रही हैं लेडी रैना? इसाबेला की ये बात सुनकर रैना सरप्राइज होते हुए कहती है, हाँ, क्या आपको इस बारे में नहीं पता था? क्योंकि मेरे पार्टिसिपेशन के बारे में तो कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी छपे थे। रैना इसाबेला से इतना कहते ही मुस्कुराते हुए मन में सोचती है कि लगता है ये 14 साल से छोटी उम्र वाले ओलंपियाड में हिस्सा ले रही है, जिसमें प्राइज मनी 3 मिलियन लुडेन है और जो कंपटीशन सिर्फ बच्चों के लेवल का है। रैना इतना मन में सोचकर मुस्कुरा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बाइटन आता है और फिर हंसते हुए अपना हाथ इसाबेला की ओर बढ़ाता है कि तभी रैना उसकी ओर देखती है और उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर ऐसी खो सी जाती है कि वो इसाबेला से पूछती है कि प्रिंसेस, आपके पास जो ये आदमी खड़ा है वो कौन है? रैना की ये बात सुनकर बाइटन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हेलो लेडी रैना, मेरा नाम बाइटन है और मैं प्रिंसेस के लिए काम करता हूँ। बाइटन की ये बात सुनकर रैना शर्माते हुए उससे कहती है, ओह, तो अच्छा आप ही हैं सर बाइटन। मैंने आपके बारे में बहुत ही सुना है कि आप बहुत ही बेहतरीन सोल्जर हैं, जिन्होंने लिटरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स दोनों में माहिर होकर एम्पीरियर का भरोसा जीता है। रैना सर बाइटन से इतना कहती ही है कि तभी हम इसाबेला को देखते हैं, जो उसे ऐसे बिहेव करते हुए देखकर शॉक्ड होते हुए मन में सोचती है कि एक मिनट, क्या रैना को पहली नजर में ही सर बाइटन से प्यार हो गया? लगता है रैना हैंडसम लोगों को देखते ही उन्हें पहचान लेती है। इसाबेला इसके बाद मन में रैना को मॉक करते हुए कहती है, लगता है तुम्हारे परिवार में सर बाइटन जितना हैंडसम इंसान नहीं है ना रैना? इसाबेला इतना मन में खुद से कहकर मुस्कुरा ही रही होती है कि तभी सर बाइटन रैना की बात का जवाब देते हुए उससे कहते हैं, मेरी इतनी तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेडी रैना। सर बाइटन इतना कहते ही हैं कि तभी रैना इसाबेला को टॉन्ट मारते हुए कहती है, वैसे ये थोड़ा अजीब नहीं है कि तलवारबाजी के साम्राज्य की प्रिंसेस को मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है प्रिंसेस क्योंकि आप तलवार चलाना नहीं सीख सकती? रैना की ये बात सुनकर इसाबेला मन में सोचती है कि इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझसे अभी झगड़ना चाहती है। इसाबेला इतना मन में सोचते ही बाइटन के हाथों को पकड़ती है और फिर रैना से मुस्कुराते हुए कहती है, लेडी रैना, मैं इस कंपटीशन में सिर्फ इसीलिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। इसाबेला रैना से इतना कहते ही बाइटन की ओर देखती है और फिर उससे मुस्कुराते हुए पूछती है, क्यों सर बाइटन, मैं सच कह रही हूँ ना?
इजाबेला की ये बात सुनकर सर बाइटन उससे हंसते हुए कहते हैं, जी हाँ प्रिंसेस। बाइटन का ये जवाब सुनकर और उसका इस तरीके से इजाबेला का हाथ पकड़ते हुए देखकर रहना इतना शॉक्ड होती है कि वो इजाबेला को गुस्से में घूरने लगती है और उसे इतना गुस्से में देखकर इजाबेला अपनी नजरें फेरते हुए मन में सोचती है कि क्या मैंने इस 10 साल की पहली बार प्यार में पड़ी लड़की को जेलस कर दिया। इजाबेला इतना मन में सोचकर परेशान हो ही रही होती है कि तभी वो रैना के पीछे खड़ी एक लड़की को देखती है और फिर मन में खुद से कहती है, ये रैना के पीछे कौन खड़ा है। इजाबेला इतना मन में सोचते ही रैना से पूछती है कि लेडी रैना, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके पीछे आखिर ये कौन खड़ा है। इजाबेला की ये बात सुनकर रैना पीछे देखते हुए कहती है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी प्रिंसेस, इसका नाम यूरी है और ये एक गरीब परिवार की लड़की है जिसे रॉथशिल्ड फैमिली सपोर्ट करती है। रैना इजाबेला को इतना बताते ही यूरी से कहती है कि यूरी, इन्हें हेलो बोलो, ये प्रिंसेस इजाबेला और सर बाइटन है। ये सुनकर यूरी ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो प्रिंसेस इजाबेला, मेरा नाम यूरी है। यूरी इतना कहती ही है कि तभी इजाबेला मन में सोचती है कि क्या रॉथशिल्ड फैमिली इस कॉमनर लड़की को स्पॉन्सर करती है। कहीं ये वही यूरी तो नहीं है जिसे ओरिजिनल स्टोरी में मैथ्स की जीनियस बताया गया था। इजाबेला इतना मन में सोचते ही हमें यूरी के बारे में बताते हुए कहती है कि नॉवल में बताया गया था कि यूरी 9 साल की उम्र से ही अपनी बीमार माँ और अपने भाई बहन का ख्याल रखती आ रही है, इसलिए वो बिना डरे एक दिन रॉथशिल्ड फैमिली के मैंशन में अपने लिए स्पॉन्सरशिप लेने के लिए भी चली गई थी। इजाबेला इसके बाद हमें बताती है कि यूरी इस नॉवल में कोई बड़ी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब मैं स्पॉन्सरशिप के अंडर पढ़ रही थी तो उसकी लाइफ और मेरी लाइफ में काफी सिमिलैरिटीज थी। इजाबेला हमें इतना बताते ही यूरी से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई यूरी, क्या तुम भी यहाँ पर ओलंपियाड में हिस्सा लेने आई हो। इजाबेला के इस सवाल के जवाब में यूरी घबराते हुए कहती है, जी हाँ प्रिंसेस। यूरी का ये जवाब सुनकर इजाबेला उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि इसके बारे में न्यूज़पेपर में आया था, इसीलिए यूरी मुझे लगता है कि तुम जैसे लोग बहुत ही स्ट्रांग और कमाल के होते हो और इसीलिए अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। मैं बिल्टिन रॉयल पैलेस में रहती हूँ और यूरी, तुम ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। इजाबेला की इन बातों को सुनकर यूरी बहुत ही कंफर्टिंग फील करती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम बाइटन को देखते हैं जो इजाबेला की बातों से इतना इम्प्रेस था कि वो उसे हवा में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है और फिर खुश होते हुए उससे बोलता है कि ओ गॉड, हमारी प्रिंसेस कितनी दयालु है। सचमुच प्रिंसेस, जब लेडी रैना आपको इतनी तीखी बातें बोल रही थी तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर आप बिना पलक झपकाए वहाँ पर शांत खड़ी थी। सचमुच आपका कोई जवाब नहीं प्रिंसेस। बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेला मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं वहाँ पर शांत इसलिए खड़ी थी क्योंकि मैं बस इतनी छोटी छोटी बातों पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। इजाबेला की ये बात सुनकर बाइटन और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर उससे मुस्कुराते हुए कहता है, आप वाकई में कमाल हैं प्रिंसेस। बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेला उससे कहती है, अगर ऐसा ही है टीचर तो प्लीज आप मुझे थोड़ी देर और ऐसे ही घुमाते रहिए। इजाबेला की ये बात सुनकर बाइटन खुश होते हुए कहता है, जरूर प्रिंसेस, ये भी कोई पूछने की बात है। बाइटन इतना कहता ही है कि तभी अचानक से हनी बैजर उस पर अटैक करता है और फिर गुस्से में उसके सिर पर बैठ जाता है। ये सब देखकर इजाबेला उससे कहती है, हनी भी तुम। इजाबेला इसके आगे कुछ कहती है कि तभी हनी बैजर गुस्से में बाइटन से कहता है, बहुत ज्यादा हगर टच हो गया, अब बस और नहीं। हनी बैजर की ये बात सुनकर बाइटन गुस्से में आग बबूला होने लगते हैं और उन्हें ऐसे देखकर इजाबेला घबराते हुए उनसे कहती है कि सर बाइटन प्लीज शांत हो जाइए, ये मेरा फ्रेंड है। इजाबेला सर बाइटन से इतना कहते ही हनी बैजर को उसके सिर से उठाती है और फिर उससे पूछती है, हनी भी तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। इजाबेला के इस सवाल के जवाब में हनी बैजर उससे कहता है, मैं चुपके से कैरिज में यहाँ पर आया। हनी बैजर का ये जवाब सुनकर इजाबेला शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या तुम यहाँ तक कैरिज में आए। इसका मतलब हनी भी तुम 3 दिन तक कैरिज में छुपे रहे। तुमने ये कैसे किया हनी भी। इजाबेला की ये बात सुनकर हनी बैजर उससे कहता है, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती इजाबेला, मैं हूँ हनी बैजर जो बहुत ही सोता है। हनी बैजर की ये बात सुनकर इजाबेला बहुत ही खुश होती है और इसीलिए वो उससे हक करते हुए कहती है, सचमुच मैं इस समय इतनी खुशी हैंडल ही नहीं कर सकती। इजाबेला इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर मैथ्स कंपटीशन का दिन आ जाता है जहां पर हम उस जगह को देखते हैं जहां पर वो कंपटीशन होने वाला था। इसके बाद हम एग्जाम हॉल के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर रैना और यूरी खड़ी थी
और रैना यूरी से पूछ रही थी, यूरी क्या तुमने कहीं प्रिंसेस इजाबेला को देखा? रैना के इस सवाल के जवाब में यूरी अपना सिर हिलाते हुए कहती है नहीं। और ये सुनकर रैना उससे कहती है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। यूरी क्या तुमने हर एग्जाम हॉल के बाहर लगी नेम लिस्ट को ठीक से चेक किया था? यहाँ वहाँ कहीं तो उसका नाम होना चाहिए था। रैना के इस सवाल के जवाब में यूरी उससे कहती है, मैंने हर रूम को अच्छे से चेक किया था लेडी रैना, पर मुझे कहीं भी उनका नाम नहीं मिला। यूरी की ये बात सुनकर रैना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहती है, वो प्रिंसेस सचमुच बहुत ही निकम्मी है, इसीलिए मुझे उसका चेहरा देखना तक पसंद नहीं है। पर अगर वो मुझे नहीं दिखी तो मैं सर बाइटन को भी नहीं देख पाऊंगी। रैना को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर यूरी उसे शांत कराते हुए कहती है, लेडी रैना क्या मैं ये पता लगाने की कोशिश करूं कि अभी प्रिंसेस कहाँ है? ये सुनकर रैना उससे कहती है, नहीं रहने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उसे अभी तक अपनी औकात समझ में आ गई होगी, इसीलिए तो वो डर के मारे यहाँ तक आई ही नहीं। रैना इसके बाद यूरी से हंसते हुए कहती है, मुझे उस नाकारी प्रिंसेस से यही उम्मीद थी, और वैसे भी बिल्टिन के किसी भी प्रिंसेस का ओलंपियाड में कोई भी काम नहीं है। रैना इतना कहते ही यूरी से सवाल करते हुए पूछती है, यूरी तुम भी मेरी इस बात से सहमत हो ना? रैना के इस सवाल के जवाब में यूरी घबराते हुए कहती है, जी हाँ प्रिंसेस, मुझे भी यही लगता है। यूरी का ये जवाब सुनकर रैना खुश होती है और फिर वो यूरी से कहती है, यूरी आज तुम्हें ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि जब तक रॉथशिल्ड फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर रही है तब तक तुम्हारा परफॉर्मेंस ही हमारा परफॉर्मेंस माना जाएगा। रैना यूरी से इतना कहते ही मन में सोचती है कि बिल्टिन रॉयल फैमिली ने आज तक सिर्फ उन्हीं बच्चों को स्पॉन्सर किया है जिनके पास स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है, और इससे पहले कभी भी उनके किसी भी बच्चे ने ओलंपियाड में हिस्सा तक नहीं लिया है। प्राइज जीतना तो बहुत ही दूर की बात है। और अब ये निकम्मी प्रिंसेस जो तलवार भी ठीक से नहीं चला सकती, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही है। इस बात पर मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? रैना इसके बाद मन में खुद से कहती है कि अगर यूरी इस कंपटीशन में टॉप मार्क्स लेकर आती है तो प्रिंसेस का घमंड पूरी तरह से टूट जाएगा, और फिर उसे ये बात अच्छे से पता चल जाएगी कि बिल्टिन रॉयल फैमिली और हमारी फैमिली में कितना बड़ा डिफरेंस है। रैना इतना मन में खुद से कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम इजाबेला को देखते हैं जो एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी और खुश होते हुए मन में सोच रही थी कि वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में स्कूल में हूँ, और यहाँ की डेस्क और चेयर को देखकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इजाबेला इतना मन में सोचते ही अपने एग्जाम पेपर को लिखते हुए मन में खुद से कहती है, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी ढंग से स्कूल अटेंड नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मैं हमेशा हॉस्पिटल की 4 दीवारों में ही फंसी रहती थी। पर अब इजाबेला इसके आगे मन में खुद से कुछ कहती ही कि तभी वो एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मन में सोचती है कि हाँ, ये क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कोरिया का कोई भी साइंस स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकता है। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसका क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है, और इसीलिए वो अपनी आंसर शीट को लेकर अपनी चेयर से उठती है और फिर एग्जामिनर के पास जाते हुए हमें बताती है कि अगर ओलंपियाड में किसी भी बच्चे के स्कोर टाई होते हैं तो जिस बच्चे ने अपना पेपर पहले सबमिट किया होता है वही विनर होता है। इसी वजह से मैं अपना पेपर पहले सबमिट कर रही हूँ। इजाबेला हमें इतना बताते ही अपना पेपर सबमिट करने लगती है, और ये देखकर एग्जामिनर उससे पूछता है कि क्या तुमने सचमुच अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है? एग्जामिनर के इस सवाल के जवाब में इजाबेला उससे कहती है, यस टीचर। इजाबेला का ये जवाब सुनकर वो एग्जामिनर बहुत ही अजीब फेस बनाता है, जैसे कि उसे उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अपने एग्जामिनर की ये बात सुनकर इजाबेला उससे कहती है, ओके सर। पर वो उनका फेस देखकर मन में सोचती है कि आखिर ये ऐसा अजीब सा फेस क्यों बना रहे हैं। इजाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज ओलंपियाड का रिजल्ट आने वाला है, और इसीलिए रैना बहुत ही एक्साइटेड है। इसीलिए वो यूरी को लेकर इंपीरियल पैलेस में आई है, पर यूरी रैना को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर बहुत ही कंफ्यूज्ड है, और इसीलिए वो रैना से पूछ रही है कि लेडी रैना, आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? यूरी के इस सवाल के जवाब में रैना एक्साइटेड होते हुए कहती है, हम यहाँ पर उस घमंडी प्रिंसेस को उसकी औकात दिखाने के लिए आए हैं। रैना इसके बाद यूरी से शर्माते हुए कहती है, और हाँ, हम साथ साथ में सर बाइटन को भी देख लेंगे। रैना की ये बात सुनकर यूरी उससे कहती है, ओह अच्छा ठीक है। यूरी इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम इजाबेला की नैनी को देखते हैं, जो उसके रूम में आकर उससे इन्फॉर्म करती है कि लेडी रैना उससे मिलने आई है। अपनी नैनी की ये बात सुनकर इजाबेला शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या लेडी रैना यहाँ पर आई हैं? पर उन्होंने हमें पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो यहाँ पर आ रही हैं।
इजाबेला अपनी नैनी से इतना कहते ही मन में सोचती है कि लगता है वो मेरे टेस्ट रिजल्ट्स को लेकर कुछ ज्यादा ही क्यूरियस है, इसीलिए तो वो खुद यहाँ तक चलकर आई है। इजाबेला इतना मन में सोचते ही निराश होते हुए सर बाइटन से कहती है कि आई एम सॉरी सर बाइटन, पर लगता है मुझे अपना स्कोर बाद में चेक करना होगा। इजाबेला की ये बात सुनकर सर बाइटन उससे दुखी होते हुए कहते हैं, पर प्रिंसेस मुझे आपका रिजल्ट अभी देखना था। बाइटन इतना कहता ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैना इजाबेला को ग्रीट करते हुए उससे कहती है, आपको दोबारा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई प्रिंसेस इजाबेला। रैना को ऐसे ग्रीट करते हुए देखकर इजाबेला भी उसे ग्रीट करती है और फिर उससे कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, और वैसे आप कैसी हैं लेडी रैना। इजाबेला के इस सवाल को रैना पूरी तरह से इग्नोर करती है और फिर सर बाइटन के करीब जाकर उनसे शर्माते हुए कहती है, सर बाइटन आपको मैं याद हूँ है ना? अगर आप मुझे भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, मेरा नाम रैना है और मैं रॉथशिल्ड हाउस में रहती हूँ। और वैसे आप जैसे महान और ताकतवर इंसान जो हिज मैजेस्टी की सेवा करते हैं, उनसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। रैना की इन बातों को सुनकर सर बाइटन को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन फिर भी वो उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, हेलो लेडी रैना, आप कैसी हैं? सर बाइटन रैना से इतना कहते ही हैं कि तभी हम इजाबेला को देखते हैं, जो रैना के बराबर में ही खड़ी थी, पर उसे ऐसे बिहेव करते हुए देखकर मन में सोच रही थी कि ओ गॉड, जरा देखो तो इसके चेहरे को शर्म से पूरा लाल हो गया है। वैसे मुझे पता है कि सर बाइटन हैंडसम है, पर ये तो इजाबेला इतना मन में सोचती ही है कि तभी उसका ध्यान यूरी की तरफ जाता है और इसीलिए वो उसे ग्रीट करते हुए कहती है, ओह यूरी, तुम भी यहाँ पर आई हो, तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। इजाबेला को ऐसे ग्रीट करते हुए देखकर यूरी भी उसे ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो प्रिंसेस। यूरी इतना कहती ही है कि तभी रैना भागते हुए यूरी के करीब आती है और फिर इजाबेला को ताने मारते हुए उससे कहती है, ओह योर हाइनेस, क्या आपको ये बात पता है यूरी जिसे हमारी फैमिली स्पॉन्सर कर रही है, वो ओलंपियाड में फर्स्ट आई है। वैसे आप तो उस ओलंपियाड में सिर्फ मजे के लिए गई थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात पता है कि ये बात कितनी गर्व करने वाली है। रैना इतना कहती ही है कि तभी इजाबेला खुश होते हुए कहती है, वाओ, क्या सचमुच, कांग्रेचुलेशंस। इजाबेला इतना कहते ही एक्साइटमेंट में यूरी का हाथ पकड़ लेती है और फिर उससे मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम सचमुच फर्स्ट आई हो? ये तो बहुत ही खुशी की बात है यूरी, मुझे पहले से पता था कि तुम बहुत अच्छा करोगी। इजाबेला का ऐसा रिस्पॉन्स देकर यूरी थोड़ा नर्वस हो जाती है और इसीलिए वो उससे घबराते हुए कहती है, प्रिंसेस आप। यूरी इतना कहती ही है कि तभी इजाबेला उसके चेहरे की घबराहट को देख लेती है और इसीलिए वो उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो यूरी, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई, पर मैं सचमुच बहुत ही खुश हूँ। इजाबेला की ये बात सुनकर यूरी उससे शर्माते हुए कहती है, नहीं योर हाइनेस, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूरी इतना कहती ही है कि तभी हम रैना को देखते हैं, जो उन दोनों को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसीलिए वो उन दोनों से गुस्से में कहती है, यूरी फर्स्ट प्राइज तुमने जीता है, तो आखिर प्रिंसेस आप इतनी खुश क्यों हैं? रैना के इस सवाल के जवाब में इजाबेला उससे कहती है, मैं इसीलिए इतनी खुश हूँ लेडी रैना, क्योंकि मैं यूरी को बहुत ही एडमायर करती हूँ, क्योंकि इन सब चीजों को पाने के लिए यूरी ने बचपन से बहुत ही मेहनत की है। इजाबेला इतना कहते ही रैना की ओर देखकर उससे पूछती है, क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता लेडी रैना? इजाबेला के इस सवाल के जवाब में रैना उससे कहती है, आप ऐसा इसलिए कह रही है ना क्योंकि आपने एग्जाम में इतना। रैना इसके आगे कुछ कहती है कि तभी इजाबेला उससे कहती है, लेडी रैना, सच कहूँ तो मैं अभी अपना रिजल्ट ही चेक करने जा रही थी, क्या आप मेरे साथ मेरा रिजल्ट देखना चाहेंगी? इजाबेला इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर बाइटन इजाबेला को उसका रिजल्ट लेटर देते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस सच कहूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बाइटन इतना कहता ही है कि तभी रैना इजाबेला को ताने मारते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मार्क्स इतने भी अच्छे होंगे। रैना इतना कहती ही है कि तभी इजाबेला अपना रिजल्ट पेपर खोलती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद बाइटन सेलिब्रेट करते हुए इजाबेला से कहता है, वाओ प्रिंसेस, आप सेकंड आई हैं, सचमुच मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बाइटन इतना कहता ही है कि तभी हम रैना को देखते हैं, जो इजाबेला का रिजल्ट देखकर इतना शॉक्ड थी कि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और इसीलिए वो खुद से कह रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सेकंड कैसे आ सकती है। रैना इतना कहती ही है कि तभी हम इजाबेला को देखते हैं, जो अपना रिजल्ट देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसीलिए वो वहाँ खड़े सभी लोगों से कहती है, मैं अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसीलिए मुझे एक कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत है। इजाबेला की ये बात सुनकर सर बाइटन शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या आप इसके लिए एक कंप्लेंट फाइल करेंगी? बाइटन इजाबेला से इतना कहता ही है कि तभी रैना खुश होते हुए कहती है, क्या सचमुच? रैना इसके बाद खुश होते हुए इजाबेला से बोलती है, एक प्रिंसेस होने के नाते तुम्हें जरूर एक कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए।
वैसे मानना पड़ेगा, तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो प्रिंसेस इज़ाबेला। रैना इतना कहती ही है कि तभी बार्टन इज़ाबेला के करीब आता है और फिर उससे पूछता है कि योर हाइनेस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके रिजल्ट में कहाँ गलती है। बार्टन के इस सवाल के जवाब में इज़ाबेला उसे बताती है कि उसे रिजल्ट्स में फुल मार्क्स मिले हैं और उसने अपना टेस्ट पेपर सबसे पहले सबमिट किया था। इज़ाबेला की ये बात सुनकर बार्टन सीरियस होते हुए कहता है, इसका मतलब प्रिंसेस। बार्टन इतना कहता ही है कि तभी इज़ाबेला पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उससे कहती है, जी हाँ टीचर, मैं सेकंड नहीं आई हूँ। इज़ाबेला बार्टन से इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम मिरोटल मैजिक फेडरेशन के फर्स्ट मैजिक टावर को देखते हैं, जिसके अंदर एक आदमी था जो इज़ाबेला से एक इरिटेटिंग लुक के साथ कह रहा था, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि तुम इस बात की कंप्लेन करना चाहती हो कि तुम सेकंड क्यों आई हो। उस आदमी के इतना कहते ही हम इज़ाबेला को देखते हैं, जो उससे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इज़ाबेला का ये जवाब सुनकर वो आदमी उससे कहता है, प्रिंसेस इज़ाबेला, ये आपका। वो आदमी इसके आगे कुछ कहता है कि तभी इज़ाबेला ब्लैक बोर्ड के पास जाती है और फिर अपने पास रखी चौक को उठाते हुए उस आदमी से कहती है, मैं अभी दोबारा आपको वो सॉल्यूशन दिखाती हूँ जिससे मैंने एग्जाम हॉल में वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इज़ाबेला उस आदमी से इतना कहते ही ब्लैक बोर्ड पर वो फॉर्मूला लिखने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी इतना शॉक्ड होता है कि वो खुद से कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो आदमी खुद से इतना कहते ही मन में सोचता है कि आखिर एक 6 साल की बच्ची के सोचने का तरीका इतना बेहतरीन कैसे हो सकता है, और तो और इसके समझाने का तरीका भी कितना साफ है। आखिर एक छोटी सी बच्ची इतने आसान तरीके से किसी चीज को कैसे समझा सकती है। वो आदमी इतना मन में सोच रहा होता है कि तभी इज़ाबेला उस आदमी से कहती है, सर, मैंने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और हाँ, मैंने सबसे पहले अपनी आंसर शीट को भी सबमिट किया था। इसीलिए मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर क्यों मैं सेकंड आई हूँ और इसीलिए मैं इसका जवाब लेने यहाँ तक आई हूँ। इज़ाबेला का ये सवाल सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। वो आदमी इतना मन में सोच रहा होता है कि तभी हम ओलंपियाड रिजल्ट से पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो आदमी इज़ाबेला का टेस्ट पेपर देखते हुए अपने पास बैठे लोगों से कह रहा होता है कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर एक स्वॉर्डमैनशिप एम्पायर की प्रिंसेस को फर्स्ट आने नहीं दे सकते, इसीलिए हमें और किसी पार्टिसिपेंट को ही चूज करना होगा। वो आदमी इतना कहते ही इज़ाबेला की आंसर शीट्स को हवा में उछाल देता है और फिर अपने पास बैठे आदमियों से कहता है, मैंने सुना था कि इस साल मार्लन ने भी इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक बहुत बड़े जादूगर का स्टूडेंट है। इसीलिए अगर ये न्यूज़ बाहर निकली कि एक बिल्ट इन एम्पायर की प्रिंसेस ने एक इतने बड़े जादूगर के स्टूडेंट को हरा दिया है, तो ये बात हम जादूगरों के लिए बहुत ही शर्म करने वाली होगी। वो आदमी इतना कहता ही है कि तभी उसके पास बैठा एक आदमी इज़ाबेला के टेस्ट पेपर को चेक करते हुए उससे कहता है, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हम प्रिंसेस ने जो सिंबल यूज किए हैं। वो आदमी इतना कहता ही है कि तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं जो इज़ाबेला से मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंसेस, आपने जो सिंबल इस सॉल्यूशन में यूज किया है उस सिंबल का मैथ्स की दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है, पर फिर भी इस सिंबल की वजह से आपका आंसर बिल्कुल सही निकला है, इसीलिए हमने आपको पूरे मार्क्स दिए हैं। पर क्योंकि आपके ये सिंबल मैथ्स की दुनिया में लागू नहीं होते हैं, इसलिए हमने इस बात को नज़रअंदाज करके कि किसने अपना पेपर पहले सबमिट किया है, हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया है कि किस पार्टिसिपेंट ने एग्जाम में सही सिंबल्स का यूज किया है। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है प्रिंसेस। उस आदमी की ये बात सुनकर इज़ाबेला पूरी तरह से घबरा जाती है और फिर मन में सोचती है कि मैंने गलती कर दी ये सोचकर कि जो सिंबल्स मैं इस्तेमाल करती हूँ वो शायद इस दुनिया में भी इस्तेमाल होते होंगे। इज़ाबेला इसके बाद दुखी होते हुए मन में खुद से कहती है कि लगता है कि मुझे अपना ये रिजल्ट खुशी खुशी अपनाना होगा। इज़ाबेला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी हमें एक लड़की की आवाज़ आती है, जो दरवाजे को नॉक करते हुए कह रही होती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी इज़ाबेला दरवाजे की ओर देखती है और फिर वो ये देखकर शॉक्ड होती है कि मिस कैरिन वहाँ पर खड़ी हुई थी। कि तभी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।